आती। अगर मान लीजिए मैं आपको मिनरल्स दे दूं कि अच्छा भूख लगी, लो थोड़ा सा नमक चाट लो, सोडियम खा लो, क्या भूख मरेगी आपकी? नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें बेटा जरूरी तो है शरीर के लिए, लेकिन ये आपकी बॉडी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती हैं एनर्जी और ग्रोथ में, सिर्फ सपोर्ट करती हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको सहायक या सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे, इसमें लिख लीजिए विटामिन्स, विटामिन्स डज नॉट हैव एनी कैलोरीज, इसमें कोई एनर्जी नहीं होती। मिनरल्स यानी खनिज तत्व, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। फिर लिखिए रेशे, फाइबर्स, किसमें होते हैं बेटा रेशे? फाइबर क्या खाने से मिलता है? पानी में? पालक, सिर्फ पालक? सभी सब्जियों में और फलों में होता है, मोस्टली तो ये फ्रूट्स में ही होता है बेटा। इसलिए कहा जाता है कि एक पूरा का पूरा फ्रूट खाना हमारे लिए ज्यादा हेल्दी है एज कंपेयर टू उसका जूस पीना। अगर आप एप्पल जूस या मौसमी का जूस पी रहे हो तो आपको उसका केवल शुगर मिल रहा है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फाइबर तो पूरे छन जाते हैं। जो ये रेशा होता है ना, जो आप छन्नी के ऊपर देखते हो किसी भी जूस का, दैट इज फाइबर। हालांकि हर एक फ्रूट का फाइबर खाया भी नहीं जा सकता, बट ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं। आलू के छिलके में फाइबर होता है, अब केले के छिलके में भी बहुत फाइबर है, छिलका थोड़ी खा लेंगे भाई, जिसका अच्छा लगेगा उसी का खाएंगे, राइट। बट ध्यान रखिएगा कि ये मोस्टली किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल की कवरिंग में पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो फाइबर्स हो गए, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स। वाटर भी बेटा इसी में आएगा, जल भी इसी में आएगा, सपोर्टिव है। हालांकि पानी का परसेंटेज हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होता है। अगर आपका बॉडी वेट 50 किलो है, मान लीजिए आप 50 केजी के हैं, तो 50 केजी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? पानी का, राइट। अगर आपकी बॉडी में पानी बहुत कम है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी का वेट भी कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, लेकिन पानी एक सपोर्टिव है, पानी पीने से कोई कैलोरीज नहीं मिलती, 0 कैलोरी होती है पानी में। ठीक है, तो ये हो गए आपके सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स। अब देखते हैं कि चौथी कैटेगरी में क्या आता है। चौथी कैटेगरी में आते हैं आनुवांशिक पोषक तत्व, हेरिडिटरी न्यूट्रिएंट्स। हेरिडिटरी न्यूट्रिएंट्स, इसको जेनेटिक न्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं। आनुवांशिक पोषक तत्व, आनुवांशिक शब्द से हम क्या समझते हैं बेटा? आनुवांशिक, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, अगर आपकी आंखों का कलर ब्राउन है, आपकी मम्मी की आंखों का कलर भी ब्राउन है, तो वो कैरेक्टर जो आपको मिला है वो आनुवांशिक लक्षण है, जेनेटिक कैरेक्टर। ऐसे ही बेटा कुछ पोषक तत्व भी होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, जेनेटिकली मिलते हैं। और ये क्या हो सकता है बेटा? ईदर इट कैन बी डीएनए और आरएनए, आनुवांशिक पोषक तत्व। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम कवर होता है। अभी हमने सिर्फ ये समझा है कि पोषक तत्व क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, ठीक है, और किसको किस कैटेगरी में रखेंगे। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट। हेडिंग डाल लीजिए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट वर्ड जब हम बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं बेटा, तो आपको कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं इसमें? कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मींस हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन ना लिख के हाइड्रेट कर दिया, सल्फेट कर दिया, तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रेट कर दिया तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होते हैं बेटा? कंपाउंड्स, यौगिक होते हैं। चलिए हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट और लिखिए फर्स्ट पॉइंट। हाँ, लेकिन वो बेटा डिपॉजिट होती है। और फैट में भी जो 3 टाइप होते हैं ना, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, उसमें से सिर्फ सैचुरेटेड फैट है जो बॉडी के लिए हेल्दी है, बाकी सब हमारी बॉडी में वेट गेन या लेथार्जिकनेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और फैट से जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो यूटिलाइज नहीं होती सेल्स के द्वारा, ये मोस्टली हमारी एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट हो जाती है, इसलिए वो वेट बढ़ाती है। बट हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन में इफ वी आर नॉट ईटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, आपने 20-25 दिन कुछ खाया ही नहीं, तो फिर वो जो एडिपोज टिश्यू में जमा हुए फैट होते हैं वो धीरे धीरे बॉडी को एनर्जी देते रहते हैं, तो वो एक तरीके से इमरजेंसी में काम आ जाती है। लेकिन ऐसे जो 25% एनर्जी आपको मिल रही है वो सिर्फ आपको सैचुरेटेड फैट से मिल रही है, संतृप्त वसा से। ठीक है, तो जैसे ही हम बोलते हैं ना फैट, तो जैसे हम फैट बोलते हैं ना, हमारे दिमाग में एक अच्छा मोटा खासा एक आदमी की पिक्चर बन जाती है। फैट मतलब मोटापा, ऐसा नहीं है।
फैट आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, कई सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में फैट है तो आपकी बॉडी इंसुलेट हो रही है, शरीर का आंतरिक तापमान बना हुआ है। अगर आपकी बॉडी में फैट है तो आपके घाव जल्दी भरेंगे। जिनकी बॉडी में फैट नहीं होता ना, बिल्कुल ऐसे होते हैं पतले दुबले सूखे से, उनके घाव जल्दी नहीं भरते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी ऑफ द रीजन। और क्या क्या इंपॉर्टेंस है फैट के वो हम फिलहाल आगे डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में पहला पॉइंट लिखिए, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are compounds of carbon, hydrogen and oxygen. चलो बेटा बताओ मुझे, आप बताओ कंपाउंड का मतलब बताओ। बर्थडे गर्ल, पूरे जून चलेगा बर्थडे ना, इसलिए मैं बोली बर्थडे गर्ल बताएगी कंपाउंड क्या होता है। बेटा बताओ। यौगिक, रेशियो कैसा होता है? फिक्स होता है। यस, देखिए बेटा केमिस्ट्री में ये हम पढ़ते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जैसे एक होता है यौगिक, एक होता है मिश्रण। वन इज कंपाउंड, वन इज मिक्सचर। ठीक है, कंपाउंड हो या मिक्सचर, ये दो या दो से तीन एलिमेंट से बनते हैं, लेकिन जिसमें एलिमेंट का कॉम्पोजिशन फिक्स होता है, जिसमें उपस्थित तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, वो यौगिक है। लेकिन जिसमें अनुपात निश्चित नहीं होता वो मिश्रण यानी मिक्सचर होता है। तो बेटा आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट को देख लो, जैसे सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फॉर्मूला बताओ ग्लूकोज का, C6H12O6, फिक्स है ना रेशियो इसका। ठीक है, C6 होगा, H12 होगा, O6 होगा, तो ये क्या हो गया बेटा? कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट, शरीर की 75% ऊर्जा की आवश्यकता को, शरीर की 75% ऊर्जा की आवश्यकता को कार्बोहाइड्रेट्स पूरी करते हैं। 75% एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, 75% एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी is fulfilled by carbohydrate. 75% एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट। और वैसे ही बेटा कि आप जो भी खाते हो ना, सब में कार्बोहाइड्रेट होता ही है। बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो। सभी अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल है, गेहूं है, दाल है, सब में होता है। ये अलग बात है किसी में कम किसी में ज्यादा। दाल में कम होता है, दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी होता है। दूध आप पी रहे हो तो दूध में लैक्टोस है ना, लैक्टोस होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। फल खा रहे हो, फल में फ्रक्टोस है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट लगभग 90% चीजें जो हम खाते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो 75% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो पूरी करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। मान लीजिए बेटा अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, या 1 ग्राम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट यदि आप कंज्यूम करते हो तो आपको कितनी एनर्जी मिलती है? 4.2 कैलोरीज। पूछा गया बेटा ये एग्जाम में, लिख लीजिए इसको इंपॉर्टेंट करके। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी एनर्जी होती है। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, किलो कैलोरी नहीं होती है ना, किलो कैलोरी में जाओगे तो फिर 4200 हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। 4.2 कैलोरीज एनर्जी होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड। कार्बोहाइड्रेट अपने स्ट्रक्चर वाइज 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 मोनोसैकेराइड, हिंदी में भी बेटा यही नाम लिखेंगे, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। दूसरा है आपका डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। और तीसरा है आपका पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड।
ठीक है, तीनों के नाम लिख लो, फिर एक एक करके हम सबके बारे में समझते हैं। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है? एक, मोनो मीन्स वन। ठीक है, डाई का मतलब, पॉली का मतलब बहुत सारे, सैकराइड का मतलब क्या है? शुगर। इन जनरल सैकराइड मीन शुगर, पर ध्यान रखना यहां पे जो आप शुगर बोल रहे हो ये वो शुगर नहीं है जो चाय में डलती, राइट? हर चीज बेटा जिसमें कार्बोहाइड्रेट है वो एक शुगर है। शुगर डज नॉट मीन द चीनी जो कि हम टी में डालते हैं। अगर आप दूध पी रहे हो बिना शक्कर के तो दूध में भी हल्की मिठास होती है, भले चीनी जैसी नहीं होती बट हल्का मिठास होता है मिल्क में, दैट इज ड्यू टू लैक्टोज। ठीक है, अगर आप रोटी खा रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी मिठास है, वो भी एक प्रकार का शुगर है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो देखिए बेटा तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? तो देखिए लिखा था कुछ मोनोसैकेराइड के बारे में, लिख लिया था। ठीक है, मोनो का मीन्स वन एंड सैकेराइड मीन्स शुगर। मतलब जब बेटा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एकल इकाई में उपस्थित होते हैं, when carbon, hydrogen and oxygen are present in single unit, एकल इकाई, तो वो क्या बन जाएगी? मोनोसैकेराइड। मान लीजिए मैं दो मोनोसैकेराइड को जोड़ दूं तो क्या बन गया? डाइसैकेराइड। अगर मोनोसैकेराइड को जोड़ जोड़ के एक लंबी सी चेन बना दी जाए तो वो क्या बन गया आपका? पॉलीसैकेराइड, है ना? तो मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन लिखिए, मोनोसैकेराइड्स की डेफिनेशन लिखिए, हिंदी में लिखो पहले। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सेकेंड, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एकल इकाई होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एकल इकाई होती है। There is only one unit of, there is only one unit of carbon, hydrogen and oxygen. There is only one unit of carbon, hydrogen and oxygen. नेक्स्ट पॉइंट, ये स्वाद में मीठे होते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं। दीज आर स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, ये पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है ना। ये जो होते हैं ना आपके पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड, वैसे मेनली पॉलीसैकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, लेकिन आप कोई भी मोनोसैकेराइड खाओ वो आपको अच्छे खासे मीठे लगेंगे। तो ये स्वाद में मीठे होते हैं, दीज आर स्वीट इन टेस्ट। ये जल में घुलनशील होते हैं, दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये जल में घुलनशील होते हैं। ये त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं, दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ये त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं, दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। चलिए अब इसके एग्जाम्पल में आते हैं ना। मोनोसैकेराइड के बारे में तो अपन ने देख लिया, किसी भी मोनोसैकेराइड को पानी में घोलो घुल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। सबसे पहला ग्लूकोज, सबसे कॉमन शुगर जब भी लो एनर्जी, वीक होती है, जैसे अभी का जो मौसम चल रहा है, बहुत ज्यादा बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है ना। बॉडी, बच्चों को आजकल वॉमिटिंग, मोशंस और ये सारी समस्याएं लगी हुई हैं। तो ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। अपने अपने पानी की बोतल में आपको ये डालकर रखना चाहिए और पीते रहना चाहिए ताकि बॉडी में हाइड्रेशन होती रहे। तो ग्लूकोज बेटा त्वरित ऊर्जा कहलाता है, लिख लीजिए इसे, त्वरित ऊर्जा शर्करा कहते हैं। त्वरित ऊर्जा शर्करा, इट इज नोन एज इंस्टेंट एनर्जी शुगर, इट इज नोन एज इंस्टेंट एनर्जी शुगर, है ना। स्कूल में जब इसी मौसम में हमारे वो लगते थे क्या, असेंबली, प्रेयर जब होती थी, प्रार्थना जब होती थी, तो कई बार होता था बच्चे चक्कर खा के गिर जाते थे, कभी कभी सच में गिरते थे, कभी कभी नाटक भी करते थे। और उस समय अगर प्रिंसिपल मैडम आ गई
आज कुछ एक्स्ट्रा होगा असेंबली में, भाषण होगा आज लंबा चौड़ा, तो चेन रिएक्शन होती थी, फिर तो एक के बाद एक बहुत लोग गिरते थे। तो बेटा ग्लूकोज सभी स्कूलों में रखा जाता था क्योंकि ये घटनाएं सभी स्कूलों में होती थी, तो इसीलिए ग्लूकोज के अलावा और भी चीजें तो रख सकते हैं, एनर्जी तो कई चीजों में होती है। वाई ग्लूकोज? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है, फटाफट ब्लड में घुलता है, फटाफट एनर्जी देता है, इसलिए हम इसको इंस्टेंट एनर्जी शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसे रक्त की शर्करा भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर, क्योंकि आपके ब्लड में, हमारे ब्लड में, सबके ब्लड में कौन सी शुगर है बेटा? ग्लूकोज, ठीक है, इसलिए हम इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। तीसरा, मतलब इसका मतलब ये नहीं खून में भी ग्लूकोज है तो कभी ग्लूकोज पाउडर के फॉर्म में नहीं मिल रहा तो किसी का खून ही पी लिया, ऐसा नहीं करना है ना। तीसरा पॉइंट ग्लूकोज के बारे में, इसे अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। ये जो ग्लूकोज का पाउडर है वो अंगूर से ही बनाया जाता है, ठीक है। अंगूर को छोड़कर बेटा बाकी जितने भी फल हैं सभी में फ्रक्टोज होता है, ठीक है, सिर्फ अंगूर में होता है ग्लूकोज, इसलिए हम इसे ग्रेप शुगर भी कहते हैं। चलिए, तो दैट्स ऑल अबाउट दी ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज था आपका पहला उदाहरण मोनोसैकेराइड का। अब हम देखते हैं मोनोसैकेराइड का दूसरा एग्जाम्पल, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को और क्या बोलते हैं बेटा? फ्रूट शुगर। वेरी गुड। फ्रक्टोज में लिखिए, इसे फलों की शर्करा भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। इसे फलों की शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। कहते तो बेटा इसे फलों की शर्करा है, लेकिन आपको नेचुरली जो कुछ भी मीठा लगता है खाने में, जैसे चुकंदर, अब चुकंदर फलों की श्रेणी में नहीं आता बट स्टिल वो मीठा है फ्रक्टोज की वजह से। शहद फल नहीं है, लेकिन शहद में जो मिठास है वो नेचुरल है, तो वो नेचुरल स्वीटनेस किसकी वजह से बेटा? फ्रक्टोज की वजह से। गन्ना, हालांकि गन्ना में सुक्रोज भी होता है तो वो एक अलग चीज है, सुक्रोज में भी हम आएंगे। फिलहाल गन्ने की जो प्राकृतिक मिठास है वो फ्रक्टोज की वजह से होती है, तो इसमें फ्रक्टोज के बारे में लिखिएगा। पहले तो लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। इसे हम फलों की शर्करा भी कहते हैं, इसे फलों की शर्करा भी कहते हैं। नेक्स्ट, ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। इट इज स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा किसमें किसमें पाई जाती है? लिख लीजिए, फ्रूट्स, शहद, हनी, गन्ना, शुगर केन, अंजीर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिग्स, एक्सेट्रा। जो पिन खजूर आते हैं वो सब जो नेचुरली स्वीट है, सब में फ्रक्टोज है, ठीक है। फ्रूट्स है, हनी है, शुगर केन है, बीट रूट है, अंजीर है मतलब फिग्स है, डेट्स हैं, दे ऑल कंटेन फ्रक्टोज। चलिए, तीसरा एग्जाम्पल लिख लो, मैनोज। मैनोज सिर्फ एग्जाम्पल लिख के छोड़ देना है, नथिंग इज मच इंपॉर्टेंट अबाउट मैनोज। बस आप प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं ना, 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड, तो ध्यान रखिएगा कि मैनोज भी मोनोसैकेराइड है, हालांकि इसका यूटिलाइजेशन बहुत कम होता है। एक और लिख लो मैनोज के अलावा, लिखा था एक और एग्जाम्पल, लिख लो, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज गैलेक्टोज मोस्टली वही शुगर होती है बेटा जो रेस्टोरेंट वगैरह जब हम जाते हैं ना तो उसमें जो पैकेट में देते हैं आपको चाय में डालने के लिए अलग से, वो जो सबसे बेकार टाइप के रेस्टोरेंट होते हैं ना, जो चाय बना के नहीं देते हैं, अलग से टी बैग और अलग से सब देते, दूध दे देंगे चीनी डाल के उसमें अलग से डिप करके पियो, तो वो जो बेकार लोग होते हैं, वो जो पैकेट देते हैं आपको शुगर की, वो एक्चुअली गैलेक्टोज शुगर ही होती है, ठीक है। तो ये सब मोनोसैकेराइड, वो सैकेराइन है बेटा, वो अलग है, वो शुगर फ्री है, वो हर्बल प्रोडक्ट से बनाई जाती है, जैसे स्टीविया। स्टीविया भी प्लांट प्रोडक्ट से बनाई जाती है, स्टीविया से ही ये बनता है आपका मैनोज।
स्टीविया प्लांट से ही मैनोज को बनाते हैं। तो वो प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, कंपैरेटिवली उसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, ठीक है। इसलिए जो डायबिटीज के पेशेंट है ना, वो 0 कैलोरी शुगर का उपयोग ज्यादा करते हैं। चलिए, तो आपके मोनोसैकेराइड के कौन कौन से एग्जाम्पल हुए? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये सब आपके मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं डाइसैकेराइड में। डाइसैकेराइड सिंपल डेफिनेशन है डाइसैकेराइड की, लिखिए। 2 मोनोसैकेराइड के संयोजन से बनते हैं। 2 मोनोसैकेराइड के संयोजन से बनते हैं। These are formed by combination of 2 monosaccharide units। 2 मोनोसैकेराइड के संयोजन से बनते हैं। These are formed by combination of 2 monosaccharides unit। ये जल में घुलनशील होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। These are soluble in water। जल में घुलनशील होते हैं। These are soluble in water। अब यदि बेटा मिठास की बात करें तो मोनोसैकेराइड की तुलना में कम मीठे होते हैं। लिख लीजिए, मोनोसैकेराइड्स की तुलना में कम मीठे होते हैं। These are less sweeter than monosaccharide। मोनोसैकेराइड की तुलना में कम मीठे होते हैं। These are less sweeter than monosaccharide। चलिए, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा बेटा सुक्रोज। सुक्रोज, फर्स्ट एग्जाम्पल इज सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं। यही नाम लिखना हिंदी में भी, इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। टेबल शुगर कहने का बेटा मतलब यह है कि रेगुलरली हम अपने खाने पीने में जिस शुगर का यूज करते हैं ना, वो सुक्रोज है, जिसको आम भाषा में शक्कर कहा जाता है, वो आपका सुक्रोज ही है, ठीक है। सेकंड लिखिए, सुक्रोज के बारे में, सुक्रोज के बारे में ही सेकंड पॉइंट। ये सबसे मीठी गैर प्राकृतिक शर्करा है। ये सबसे मीठी गैर प्राकृतिक शर्करा है। इट इज स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल शुगर। इट इज स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल शुगर। सबसे मीठी गैर प्राकृतिक। अगर सबसे मीठी प्राकृतिक पूछे तो फ्रक्टोज लगा दोगे, सबसे मीठी गैर प्राकृतिक आर्टिफिशियल पूछे तो सुक्रोज लगा दोगे। अब इन जनरल पूछ लिया, सबसे मीठी अलग से नहीं पूछा है, नेचुरली आर्टिफिशियल। सबसे मीठी क्या लगाओगे, फ्रक्टोज की सुक्रोज? फ्रक्टोज। यदि इन जनरल पूछा है सबसे मीठी शर्करा तो आंसर होगा फ्रक्टोज, ठीक है। सेकंड लिखिए, लैक्टोज। दूसरा एग्जाम्पल सुक्रोज के बाद लैक्टोज। किसके बेटा? नहीं, सुक्रोज के बारे में टेबल शुगर, बस इतना ही लिखो। अब मान लो सुक्रोज आपसे, देखो वैसे तो 2 मार्कर में पूछेगा, अब सुक्रोज अकेला तो डेफिनेटली ज्यादा पूछेगा नहीं। 2 मार्कर में इसके बारे में क्या बताओगे सुक्रोज के बारे में? इट इज अ टाइप ऑफ डाइसैकेराइड। यह एक डाइसैकेराइड है, पहली चीज। सेकेंड, इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। चलो एक और पॉइंट अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे? 20 शब्द अभी नहीं हुए, और कुछ जोड़ना है। सबसे मीठी गैर प्राकृतिक शर्करा। चीजें और भी है, इसका केमिकल फॉर्मूला भी है, फिर इसके कीटोन और एल्डिहाइड बॉन्डिंग भी है, पर अपन को उधर नहीं जाना है। अपना काम होना चाहिए, जो आंसर 2 मार्कर में आएगा उसको उसी हिसाब से रेडी करना है, ठीक है। तो सुक्रोज के बारे में आपके पास 3-4 पॉइंट इजिली है। आप ये भी लिख सकते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। गलत थोड़ी, गलत थोड़ी, ये भी सही है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए, सुक्रोज के बाद आता है बेटा लैक्टोज। लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर। इसे दूध की शर्करा भी कहते हैं। मिल्क शुगर, दूध में जो प्राकृतिक मिठास होती है वो लैक्टोज की वजह से होती है, मिल्क शुगर, ठीक है। अब देखो, हमने ये तो पढ़ लिया ना कि डाइसैकेराइड में बेटा 2 मोनोसैकेराइड होंगे,
तो हम दोनों के नाम भी लिख लेते हैं ना, कौन कौन से दो मोनोसेकेराइड मिलके डाइसेकेराइड बनाते हैं। ये हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ लिया, आप मेंस में लिखने के लिए फ्री हो, ऑप्शनल है। बट जेटा जो सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज जहां आपने लिखा है वहीं पे ब्रैकेट में लिख लो ग्लूकोज, इसकी एक यूनिट ग्लूकोज होती है और दूसरी यूनिट फ्रक्टोज होती है। तो जब आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला दोगे तो बन जाएगा सुक्रोज। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज में दो यूनिट दोनों ग्लूकोज की होती है, मतलब लैक्टोज इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। एक मिनट सॉरी, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, लैक्टोज पढ़ रहे हैं ना, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है, मिल जाएंगे तो लैक्टोज बन जाएगा जो कि मिल्क शुगर बनाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लिखिए, सुक्रोज और लैक्टोज के बाद माल्टोज, माल्टोज, इसे मल्ट शुगर भी कहते हैं, मल्ट शुगर या माल्ट शुगर। माल्ट करना क्या होता है बेटा? माल्ट करना मतलब होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में सड़ाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें बियर की, तो ये जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली जो बियर वाइन होते हैं, कई सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे ग्रेप वाइन। तो ग्रेप वाइन यदि बन रहा है तो अंगूर को सड़ा कर बनाया जाएगा, तो ये सड़ा के बनाने की जो प्रक्रिया है वो मल्टिंग कहलाती है। ठीक है, इसीलिए सड़ाकर बनाने वाले अल्कोहलिक प्रोडक्ट में जो मिठास या स्वीटनेस होती है वो मल्टोस की वजह से होती है, इसलिए हम इसे मल्ट शुगर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए मल्टोस जो है वो कौन से दो मोनोसेकेराइड यूनिट से बनता है? तो लिखिएगा मल्टोस इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये बनता है आपके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आपका कवर होता है डाइसेकेराइड तीन एग्जांपल्स के साथ। अब हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की। जो सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे जटिल पॉलीसेकेराइड। इसमें लिखिएगा जब कई मोनोसेकेराइड इकाइयां, जब कई मोनोसेकेराइड इकाइयां, कई मोनोसेकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जब कई मोनोसेकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा आपस में जुड़ती हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा आपस में जुड़ती हैं, तो पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। When many monosaccharide units, when many monosaccharide units are connected with, when many monosaccharide units are connected with glycosidic bond। ठीक है, अगर बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट है बेटा तो किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़ रही होंगी, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। व्हेन मेनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर कनेक्टेड विथ या लिंक्ड विथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इट मेक्स पॉलीसेकेराइड, इट मेक्स पॉलीसेकेराइड। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में, ये जल में अघुलनशील या कम घुलनशील होती है, ये जल में अघुलनशील या कम घुलनशील होती हैं। These are insoluble, these are insoluble और slightly soluble in water, या तो अघुलनशील होंगी या तो कम घुलनशील होंगी। These are insoluble और slightly soluble in water। ये बेस्वाद होती हैं, these are tasteless, ये बेस्वाद होती है, मतलब इनमें मिठास बिल्कुल भी नहीं होती, ये बेस्वाद होती है, these are tasteless। एक और पॉइंट, ये ऊर्जा के भंडारण के रूप में,
ये ऊर्जा के भंडारण के रूप में उपस्थित रहती हैं। ये ऊर्जा के भंडारण के रूप में उपस्थित रहती हैं। These are present in the form of stored energy. These are present in the form of stored energy. देखो बेटा, इनकी चेन इतनी लंबी चौड़ी है कि आप सोचो कि इनको खाओ और तुरंत एनर्जी मिल जाए तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी। इतने सारे बॉन्ड्स हैं, उनको टूटने में समय लगेगा, एनर्जी रिलीज करने में समय लगेगा। ज्यादातर जब आप इन चीजों को खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में स्टोर होती हैं, ठीक है, और धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा आराम से एनर्जी रिलीज करती है। जैसे कि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जो कि सबसे ज्यादा आलू, चावल, गेहूं, मक्का इसमें पाया जाता है। आलू को जब आप बीज से काटते हैं और पानी में डालते हैं तो पानी कैसा चिपचिपा सा हो जाता है, वो जो चिपचिपापन है वही स्टार्च है। चावल को जब हम पानी में पकाते हैं तो पानी भी कैसा चिपचिपा होता है, दैट इज स्टार्च। अब आप खुद उसके स्ट्रक्चर को देख के समझ सकते हैं कि जब वो आपकी बॉडी में जाएगा तो वो आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं देगा। 4 से 5 घंटे लगते हैं स्टार्च को डाइजेस्ट होने में, और डाइजेस्ट होने के बाद फिर फर्दर एनर्जी रिलीज होगी, राइट। तो इसके लिखे बेटा एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल स्टार्च। सबसे पहला एग्जाम्पल स्टार्च। स्टार्च के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स लिखना। ये पादपों से प्राप्त होता है, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये पादपों से प्राप्त होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब लिख लीजिए किसमें स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च इज फाउंड इन, लिखते जाइए डैश करके। सबसे पहले लिखो मक्का, आलू और चावल से भी ज्यादा होता है मक्का में, मीन्स कॉर्न, मक्का कॉर्न। सेकेंड राइस, वीट यानी गेहूं, पल्सेस दालें, पल्सेस, आलू पोटैटो, चुकंदर शुगर बीट एक्सेट्रा, इन सब में होता है स्टार्च, ठीक है। प्लांट से मिलता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा एग्जांपल लिखिए स्टार्च के बाद, सेलुलोज। सेलुलोज से कुछ याद आ रहा है पॉइंट? रुको, जिससे पूछूंगी वो बताएगा। बताओ बेटा, सेलुलोज से क्या याद आया? नहीं याद आया? चलो बर्थडे गर्ल तुम ही बता दो। किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। हाँ वो बताया था, ठीक है। सेलुलोज को पचाने वाले, पर सेलुलोज होता कहाँ है? यस, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति। जब हमने पढ़ा था प्लांट सेल, तब हमने देखा था कि प्लांट की बेटा सेल वॉल जो होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है, और हम इसको नहीं पचा सकते, इसीलिए हम प्लांट के प्रोडक्ट को पका कर खाते हैं। अगर आप कच्चा खा लोगे तो वो आपके लिए डाइजेस्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसको पचाने वाले एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं होते, ठीक है। तो लिख लीजिए सेलुलोज के बारे में, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अच्छा, अभी तक आपने जितने भी कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल लिखे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सब, और इंक्लूडिंग स्टार्च एंड सेलुलोज, ये बताओ कि हमारी पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ग्लूकोज, सेलुलोज? ग्लूकोज कौन बोल रहा है? क्यों?
ऐसा सेलुलोज, सेलुलोज ही है बेटा। ये अलग बात है कि सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में ग्लूकोज होगा, बट क्वेश्चन ये नहीं था कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा। हमने पूछा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा, तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे कितने ज्यादा हैं, सबके पास सेल वॉल है, सबके पास सेलुलोज होगा, सिंपल सा है ना। तो इसमें लिख लीजिए सेलुलोज में ये पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इट इज फाउंड मैक्सिमम इन अर्थ, इट इज फाउंड मैक्सिमम इन अर्थ। पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। चलिए तीसरा एग्जांपल लिखिए, ये तो हो गए प्लांट वाले। अब देखते हैं क्या एनिमल में भी पॉलीसेकेराइड होता है, बिल्कुल होता है, ग्लाइकोजेन। तीसरा एग्जाम्पल है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन से कुछ याद आया क्या? इंसुलिन को किसमें कन्वर्ट करता है? इंसुलिन कन्वर्ट करता है बेटा, कन्वर्ट तो इंसुलिन कर रहा है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में। देखो ग्लाइकोजेन हमारी बॉडी में कहां मिलेगा, कहां मिलेगा? लीवर में। और सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं, जितने भी जानवर है ना, जितने भी एनिमल्स हैं, सबके लिवर में स्टोर रहता है ग्लाइकोजेन। अब ग्लाइकोजेन आता कहां से है, बनता कहां से है? तो ये बेटा ग्लूकोज से ही बनता है। जो ग्लूकोज आपके ब्लड में है, यही ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लाइकोजेन में। अब ये इतना इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करता कौन है? इंसुलिन। ठीक है, हमारे शरीर में स्रावित होने वाला एक हार्मोन इंसुलिन, ये हमारे ब्लड में पाए जाने वाले ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजेन में, राइट। हमारे शरीर के लिए त्वरित ऊर्जा कौन सी है? ग्लूकोज। इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज, लेकिन इमरजेंसी एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, रिजर्व फूड किसको बोलते हैं? ग्लाइकोजेन को बोलते हैं बेटा रिजर्व फूड, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में यही आपको एनर्जी देगा। अगर लंबे समय तक आपने कुछ नहीं खाया, मान लो आपका उपवास है 20 दिन का, ठीक है, प्रण लिया है कि अब प्रीलिम्स निकालने के बाद ही कुछ खाएंगे। अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि आपने ग्लूकोज नहीं लिया, तो आपकी बॉडी को एनर्जी कहां से मिलती है उस समय? कहीं आपने ऐसे लोगों को देखे जो कुछ नहीं खाते उपवास में, फिर भी बॉडी में एनर्जी रहती है, आराम से घूमते फिरते हैं, बैठते उठते, सबसे बात करते, लगता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं खाया, ऐसा लगता है छुप के पक्का कुछ खा रहा है। उनकी बॉडी में एक्चुअल में बेटा एनर्जी रहती है, बट कहां से आती है? जब वो ग्लूकोज ले ही नहीं रहा है, उस समय बेटा जो लिवर में पहले से कुछ स्टोर्ड ग्लाइकोजेन होता है, ये अपने आप को दोबारा कन्वर्ट कर लेता है किसमें? ग्लूकोज में। रिजर्व है, धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता जाएगा और ग्लूकोज को ब्लड में छोड़ता जाएगा और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपको चक्कर आया, 20 दिन का प्रण था आपका, अगर आपको चक्कर आया और आप गिर गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लाइकोजेन भी खत्म, रिजर्व फूड भी खत्म। अब चक्कर आ गया, अब घोल के क्या दिया जाएगा? ग्लूकोज। ठीक है, चलिए तो यहां पे ग्लाइकोजेन के बारे में ये पॉइंट लिख लो। इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व फूड, इसे संग्रहित भोजन भी कहा जाता है, इसे संग्रहित भोजन, कई जगह आरक्षित भोजन भी कह सकते, पर आरक्षित वर्ड लिखने से लगता है कि इसको भी कुछ कोटा वोटा मिला है ना, तो संग्रहित भोजन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व फूड, रिजर्व फूड, संग्रहित भोजन, ग्लाइकोजेन। ठीक है, जंतुओं में मिलेगा बेटा, ध्यान रखना, एनिमल्स में मिलेगा, प्लांट्स में नहीं। इसके बाद एक और एग्जांपल लिख लीजिए, काइटिन। काइटिन, ग्लाइकोजेन के बाद नेक्स्ट एग्जांपल काइटिन। काइटिन से किसी को कुछ याद आ रहा है? किसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती? किसकी बेटा? कवक की। यस, फंगस जो होती है बेटा, फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। लिख लीजिए इसको, काइटिन में कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन, सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं?
जनरल क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं? फंगोलॉजी। देन माइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। अच्छा, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। यस, फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी होता है कवक का अध्ययन यानी कि फंगस की स्टडी। फाइकोलॉजी होता है शैवाल का अध्ययन मतलब कि एल्गी की स्टडी। बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी ही बोलते हैं, ठीक है। वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी ही बोलते हैं, ध्यान रखना है ना। चलो खैर, एनीवेज ये टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन बचे बेटा, हेडिंग डालो, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कार्य जिसको हम करेंगे कल, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक फंक्शन तो हम जानते हैं बेटा, 75% एनर्जी देता है बॉडी को, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जिसको करेंगे कवर कल। यहां तक रिवीजन कर लो अच्छे से।